नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद पुनः एक चर्चा लेके हम उपस्थित हैं। अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो अभी लाइक कर लें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लेकर आ रहे हैं जो आज की राजनीति का वर्तमान विषय है। आपने देखा होगा कि चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार जी का विषय बहुत तेज़ी से छाया हुआ है। पूरा मीडिया दो भागों में डिवाइडेड है। एक भाग है जो उन्हें पलटू राम कह रहा है और एक भाग, दूसरा वाला भाग है, वो समझदारी भरा फैसला उनका बता रहा है। तो आज का जो हमारा विषय है वो विषय ये है कि हम इन दोनों बातों से अलग, यानी जो दो पक्ष हैं, एक तो उनका जो जिनके साथ छोड़कर वो गए हैं वो उन्हें पलटू राम या तरह तरह के विश्लेषणों से नवाज रहे हैं, सम्मानित किया जा रहा है। और दूसरी तरफ उनके उनके गुणगान यशोगान में भी मीडिया लगा है। तो हम इन दोनों से हटके एक तटस्थ विश्लेषण करें जो हमें आमतौर पर देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो हम आज उस विषय में चर्चा करें, एक विद्यार्थी की तरह, तटस्थ शिष्य की तरह जो विभिन्न चीज़ों को, विभिन्न विषयों को देखना चाहता है या देख रहा है। तो आज हम देखें कि नीतीश के पास ऐसा क्या है कि उन्होंने एक बार पुनः सारी संभावनाओं को दरकिनार करके एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके पास ऐसा क्या था जिसके कारण वो एक बार पुनः मुख्यमंत्री बन गए, तमाम विरोधों के बावजूद। जबकि जिस गठबंधन से उन्होंने हाथ मिलाया है, एनडीए का, दोनों ने अपनी कस्में खाई थी कि नीतीश जी ने कहा था कि हम इनके साथ कभी नहीं जाएंगे, उन्होंने भी कहा था कि हमारे दरवाजे इनके लिए बंद हो गए। दोनों के विचारों में परिवर्तन आ गया। क्यों आ गया? तो आज हमारा विषय है कि नीतीश जी में ऐसा क्या खास है, नीतीश जी कैसे कामयाब हो जाते हैं हर बार, और अभी संभावनाएं खत्म नहीं हुई, अभी आगे भी अगर कुछ उनके विचारों में परिवर्तन आया तो ऐसा। लेकिन उनमें क्या ऐसा खास है, दूसरे क्यों मजबूर हो जाते हैं नीतीश कुमार के सामने? तो एक तो विचारणीय बात यह है कि 242-45 जो संख्या है विधानसभा की, विधान परिषद के सदस्यों की, विधानसभा के सदस्यों की, उसमें केवल 42-45 विधायक उनके कुल मिला के हैं। और उसके बावजूद वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बरकरार हैं और विगत 18 सालों से बरकरार हैं। तो उनके पास ऐसा क्या है, नीतीश जी के पास ऐसा क्या है कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद वो किसी को ये अनुमान नहीं लगाने देते कि उनका अगला कदम क्या होगा। निश्चित रूप से जब इतनी सालों से वो मुख्यमंत्री पद पर हैं और आज भी वो उस स्थान पर हैं, तो हम उन्हें उनके 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 लिए जो विश्लेषण दिए जा रहे हैं उनसे बचें और एक तटस्थ विश्लेषण हम करें। अपने उनके प्रति जो भी सहानुभूति या दुर्भावनापूर्वक जो भी विचार हों उनको परे रखकर, अपने निजी मत को परे रख के एक तटस्थ विश्लेषण हम करें। तो सबसे पहले हम देखें कि उनके ऐसे कौन से प्लस पॉइंट हैं और उनकी ऐसी क्या खासियतें हैं उनमें जो उनकी कमियों को दूर करके उन्हें उचित उस राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक स्थान पर वो बिठाए हुए। तो कमी हम देखें और उस कमी को उन्होंने दूर कैसे किया। तो कमी दो ध्रुव हैं वहाँ के, जो एक लालू प्रसाद जी यादव
और दूसरे नीतीश कुमार जी। ध्रुव तो वैसे 3 है वहाँ, लेकिन इन 2 को हम मुख्य रूप से माने, क्योंकि तीसरा ध्रुव वो नीतीश जी के साथ रहता है या रहा है। तो लालू जी एक तेज तर्रार, कहा जाए कि बहुत बोलने वाले और अपनी तरीके से, अपनी स्टाइल से अपनी बात को रखने वाले व्यक्ति हैं। उसके उलट नीतीश जी बहुत कम बोलते हैं, आवश्यक हो तभी बोलते हैं। तो ये उनका एक लो प्रोफाइल रहना एक कमी है। इसको उन्होंने दूर कैसे किया? वो जब भी बोलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं। तो बहुत बोलने से अच्छा है कि कम बोलिए, लेकिन सही बोलिए। दूसरा, वो जब किसी का विरोध करते हैं तो व्यक्तिगत नहीं होते, वो कोई एक ऐसा कारण तलाशे रहते हैं, या उनके पास रहता है कारण कि वो लोगों को भी वो कारण बिल्कुल सही लगता है। जैसे लालू जी पर उन्होंने व्यक्तिगत हमला नहीं किया, उनका नहीं देखा जाता, इसलिए उनकी बार बार दोस्ती भी हो जाती, बार बार वो मिल भी जाते हैं कि व्यक्तिगत इन्होंने कुछ नहीं कहा। वो लालू के विरुद्ध क्या कहते हैं? परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, लेकिन लालू के खिलाफ कुछ नहीं कहते। वो इस प्रवृत्ति का विरोध करते हैं, लालू जी से उनके संबंध नहीं बिगड़ते। दूसरा, वो कभी जाति विशेष पर कोई कटाक्ष नहीं करते, कोई हमला नहीं करते, आक्रामक नहीं होते, जिससे उस जाति के लोग वो नाराज नहीं होते, इनके प्रति कोई नाराजगी उनकी नहीं रहती। जैसे मान लीजिए लालू जी से उनका वो था, तो यादव समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा कभी। तो जब कभी ऐसा मौका आता है कि यादव उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे, तो वो देने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। उनके खिलाफ कोई गुस्से भरा ऐसा किसी में भाव नहीं रहता नीतीश जी के। एक ये हो गया। दूसरा, वो बहुत सुशिक्षित व्यक्ति हैं, इंजीनियर रहे हैं, और अपने समय में उनके जो पूर्व का काल था, जब वो उनका नेता के रूप में उभर रहे थे, तो केंद्र से उनके संबंध बड़े अच्छे रहते हैं। केंद्र के किसी बड़े राजनेता से उनके संबंध अच्छे वो बना के रखते हैं, ताकि वक्त आने पे वो उनके काम में आ सके। तो शिक्षित हैं, बातचीत करने का अच्छा तरीका है, लहजा है। तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत खासियतें हैं। अब सामाजिक खासियतें, जो कमियां हैं, उनको उन्होंने कैसे दूर किया? वो जिस बिरादरी से आते हैं, सभी को पता है कि वो किस जाति से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कभी भी अपने आप को किसी बिरादरी का लीडर घोषित नहीं किया, किसी जाति का लीडर घोषित नहीं किया। तो जिस जाति से वो आते हैं, वो जाति तो उनके साथ रहती ही है, प्लस कुछ और जातियों के उसमें जुड़ने की संभावना हो जाती है। तो उनकी अपनी जाति की संख्या कुल मिला के है 3%। अब दूसरा ध्रुव जो है लालू जी के पास क्या है? लालू जी के पास उनकी अपनी जाति का एक 15-17% वोट बिहार में है, कहा जाता है। फिर उन्होंने जब 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, तो मुस्लिमों का बहुत बड़ा समर्थक वर्ग उनको मिल गया। तो उनका भी लगभग 15-17% वोट बताते हैं। तो इस तरह से 34% का ये इतना बड़ा वोट बैंक बहुत मायने रखता है जब बहुदलीय चुनाव प्रणाली होती है। तो ये, और लालू को थोड़ा बहुत वोट और चाहिए, और वो विजयी उनका जो संख्या है उसको प्राप्त कर लेते हैं कि कितने % वोट में वो आसानी से जीत जाते हैं। अब इसके विपरीत नीतीश के पास केवल 3% अपनी खुद की जाति का वोट बैंक। तो उन्होंने कैसे काउंटर किया लालू जी के 15% को? सबसे पहले तो ये देख लें, 17% यादवों की संख्या वहाँ बताते हैं। तो नीतीश जी ने सबसे पहले ये काम किया कि ऐसी जातियों को जो संख्या में कम हैं और वो गांव-गांव में निवास करती हैं,
कम संख्या में रहती हैं तो वोकल नहीं होती, यानी ज़्यादा बोलती नहीं है, वो चुपचाप जो डोमिनेंट कास्ट है उसके साथ नरम गरम संबंध उनके चलते रहते हैं। लेकिन वो मन ही मन उनको, उन जातियों के मन में ये भाव रहता है कि हमें संख्या कम होने के कारण दबाया जा रहा है। तो नीतीश जी ने क्या किया कि इन सब का एक गठजोड़ बनाया और प्लस अपनी जाति के 3% जो भी है 15% के लगभग का उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बना लिया। अब 15% और 17% ये लगभग आसपास हो गया मामला, 2% का अंतर है, लेकिन 2% है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये इन्होंने यहाँ से अपना व्यवस्था बनाई और जो इनके साथ इंटैक्ट रहता है, ये चाहे इस गठजोड़ के साथ जाए चाहे इस गठजोड़ के साथ जाए, ये जो वर्ग है कम संख्या वाले जाति समूह, वो इनके साथ रहता है। दूसरा इन्होंने एक और दूसरा मुस्लिम मतों को इन्होंने कैसे काउंटर किया लालू जी के, इन्होंने बीजेपी जो अगड़ी जातियों की पार्टी मानी जाती है उससे इन्होंने गठजोड़ कर लिया। तो अगड़ी जाति का भी लगभग 15-17% के लगभग वो एक अंतर आता है। तो और मुस्लिमों के खिलाफ इन्होंने कभी कुछ सीधी बयानबाजी नहीं की। इनको मुस्लिम विरोधी में इनका नाम कभी नहीं आता, चाहे ये भाजपा के साथ 17-18 साल से शासन में है। तो मुस्लिमों के मन में भाजपा के प्रति एक झिझक है, लेकिन नीतीश उनको अस्वीकार्य नहीं हुए। तो मुस्लिमों का कुछ हिस्सा उन्होंने अपने कुछ अली अनवर या ऐसे कुछ लीडर्स उन्होंने नेतृत्व तैयार किया था, उनके कारण उनको मिल जाते थे। तो मुस्लिम एकजुट लालू जी को नहीं मिल पाया और नीतीश जी ने उसमें से कुछ अपने पास कर लिया। दूसरा, बीजेपी से गठजोड़ करके इन्होंने जो सवर्ण वोट बैंक है 16-17%, उसको भी अपने पक्ष में कर लिया। इस तरह से इनका खुद का बीजेपी के साथ मिलके इनका 30-32-34% वो आ गया। उसके बाद सुशिक्षित हैं, अच्छी बातचीत करते हैं, मुद्दों को उठाना जानते हैं। तो इन्होंने सुशासन के कारण ऐसी अपनी एक साख बनाई कि देखिए हमने जंगल राज को खत्म कर दिया, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का एक आरोप, इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, इनके राजनीतिक जीवन में इनकी एक उपलब्धि ये कही जाएगी। तो सुशासन, ईमानदारी और ऐसा करके 2-5% का वोट इन्होंने और प्राप्त करके लालू जी से आगे अपने गठबंधन को ये ले गए संख्या की दृष्टि से। ये है नीतीश जी का वो करिश्मा, जिसके कारण नीतीश जी, अब आप देखेंगे कि मीडिया में कोई बड़ा नेता, चाहे विपक्ष के इंडिया गठबंधन के मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उनके राहुल गांधी जी हों, ममता बनर्जी, ये इतनी चर्चाओं में नहीं रहते मोदी जी के मुकाबले, और नीतीश जी हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। तो चर्चाओं में कैसे बने रहना है, राजनीति में कैसे अपने आप को आवश्यक बनाए रखना है, ये नीतीश जी की विशेष कला। इसका एक आकलन करें तो ये नीतीश जी की खासियतें हैं। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी का कैरियर खत्म हो गया, कोई उनका नाम लेवा नहीं बचा, सब लोग उन्हें पलटू राम कह रहे हैं। तो क्या ये सही है? कहा कुछ नहीं जा सकता, राजनीति संभावनाओं का खेल है, ऐसा हो भी सकता है, आशंका है ये भी हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं या उन्हें पलटू राम या जो भी कह रहे हैं, वो इतने मुखर हैं कि वो टीवी पे आ जाते हैं और कह जाते हैं। अब बीजेपी के पक्ष में वो गए हैं, क्योंकि अभी कल तक बहुत भीषण उनकी लड़ाई होती रही, बड़ा दोनों के बीच में कड़वाहटें थी।
उन्होंने कहा कि मर जाऊंगा, इनके साथ कभी नहीं जाऊंगा। उन्होंने भी कहा हमारे दरवाजे बंद हैं भाई इनके लिए। अब वो दरवाजे खोल दिए हैं उन्होंने। अब क्या कहें जनता से कि हमने क्यों दरवाजे खोले, क्या हुआ, तो कुछ वो कह नहीं पा रहे हैं। और विरोधी वो है, वो तो पहले से ही हमने नाम निकाल के रखा था, पलटू राम। तो जो वातावरण दिखने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि नीतीश के विरुद्ध माहौल है। लेकिन नीतीश जी की जो असली ताकत है वो है वो चुपचाप लोग जो गांव में, एक गांव में 5%, 3%, 8%, 6% इतनी संख्या में हैं और वो कभी कुछ नहीं बोलते। उनसे चाहे जो कुछ कहा जाए वो सीधा मतदान कक्ष में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि नीतीश का जो वोट उनको मिलेगा 2024 के चुनाव में, 25 के भी चुनाव में, विधानसभा में, अगर वो इस गठबंधन के साथ रहे तो उनको मिलने जा रहा है लगभग 37-38% वोट। उनका अपना 15-20% वोट हो जाता है बीजेपी के साथ, खुद का उनका 20-22 तक चला जाता है। और बीजेपी का अपना वोट और धारा 370, राम मंदिर और तरह तरह के उन्होंने जो मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व, इस तरह से उन्होंने जो अपना वोट बैंक तैयार किया है बीजेपी ने, तो इस तरह से 40+ के आसपास का इनका गठजोड़ प्रतिशत मत उनको मिल जाने की संभावना आगे भी होगी। चाहे नीतीश जी को आप चैनल वाले जो कुछ कहें या विश्लेषक जो भी कहें, नीतीश को इस तरह से राजनीति से निकाल के नहीं फेंका जा सकता। तो एक ये हो गया। दूसरी तरफ जो गठबंधन है लालू जी का, उनको यादव मतों का पूरा यादव मत उनको मिलेंगे। मुस्लिम मत उनके साथ इंटैक्ट रहेंगे। अब उनको लगता है कि कांग्रेस के कारण सवर्ण वोट बैंक उनको मिलेगा, अपर कास्ट उनको मिलेंगे, लेकिन इसकी संभावना बहुत क्षीण हो जाती है क्योंकि जो भी मतदाता अपना वोट देते हैं वो चाहते हैं कि उनका प्रत्याशी जीते। तो सवर्ण मतों को अर्जित करने में बीजेपी और नीतीश की जोड़ी ये ज़्यादा कारगर होगी बनिस्बत लालू और राहुल की जोड़ी के। तो MY समीकरण इंटैक्ट रहना है, यानी मुस्लिम यादव ये जाएंगे लालू जी के पक्ष में। दूसरी ओर जो नीतीश जी ने अपना अति पिछड़ा वोट बैंक तैयार किया है, उनको रिजर्वेशन लेके या कैसे भी करके बना के, जो भी अपनी नीतियाँ बना के, तो एक वो मत रहना है। और बीजेपी का तो वोट बैंक है ही, तो वो भी उनको मिल जाएगा। बीजेपी के पास भी सवर्ण और अति पिछड़ा और कारीगर जातियों का बड़ा वोट बैंक उनके पास है। तो इस तरह से पुनः नीतीश जी एक बार पुनः कामयाब होंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। अब ये मैं अनुमान तब लगा रहा हूँ कि कोई भी चैनल और कोई भी विश्लेषक नीतीश जी के पक्ष में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन नीतीश जी का जो पुराना उनका जो संघर्ष करने का तरीका है, वो चुपचाप रह के बहुत बड़ा खेल कर जाते हैं। सोचने की बात है कि वो लालू जी को बार बार मना लेते हैं इस बात के लिए कि चलिए अब ठीक रहेगा। लालू जी को मना कई बार, 2-4 बार तो मना चुके हैं, अभी देखते देखते। उसके अलावा वो बीजेपी को भी कन्विंस कर लेते हैं कि मैं ही जरूरी हूँ आपके लिए, आपका कुछ नहीं हुआ, आपके पास कुछ नहीं है, मैं हूँ तो सब कुछ है। ऐसा करके वो बीजेपी को भी तैयार कर लेते हैं। तो उनको एक अच्छा खिलाड़ियों का खिलाड़ी मुझे तो लगते हैं ऐसे अवसर पे, जबकि अमित शाह जी, मोदी जी, इनका एक बड़ा अपना
बड़ा आज के समय में राजनीति के ये धुरंधर हैं, तो इनको भी वो कन्विंस कर लेते हैं। इसलिए नीतीश और जब लालू जी का सब लोगों ने समय देखा है 1990 से 2000 के बीच में, लालू एक बहुत बड़े कद्दावर और न सिर्फ बिहार के राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक बोलबाला था। उस समय नीतीश अपने आप को तैयार करते 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 वहाँ तक वो 2005 तक उन्होंने लालू जी को परास्त कर दिया। तो कुछ योजनाएं उनके दिमाग में चलती रहती हैं, वो तैयार करते हैं और बोलते नहीं हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में अपना उनका जब पत्ता खुलता है तो वो सब चकित हो जाते हैं। और अगर उनकी यही कला किसी को पता चल जाए कि वो क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, तो फिर वो नीतीश जी का जो यूएसपी है तो वो नहीं रह जाएगी। तो इस तरह से आज हमने नीतीश जी के इस पर विश्लेषण किया। बहुत दिनों के बाद लगभग 3 राज्यों के चुनाव के बाद थोड़ा विश्लेषण का कार्य किया। उसके बाद आज मैं पुनः आपके सामने हूँ। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि भाई इसमें कोई खर्च भी नहीं आता है और आपस में बातचीत होती रहती है। और हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों की तरह इन विषयों पर आगे चर्चा करते रहेंगे और आप कुशलता से होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, ऐसी आशा है, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज 29 तारीख हो गई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 28 तारीख को कल नीतीश जी का इस्तीफा हुआ, नीतीश जी का शपथ ग्रहण हुआ और नीतीश जी के पक्ष में जो विश्लेषण सुने और उसके बाद जो कहानियाँ देखी सुनी, तो मुझे लगा कि ये वीडियो बना के विद्यार्थी अपन आपस में कुछ चर्चाएं करें। और आप गुरुजन मार्गदर्शन में वीडियो कैसा लगा, कैसा मेरा प्रयास कैसा रहा, इस पर भी आप अपने विचार रखें। और पुनः एक बार चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इन्हीं विचारों के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद।